गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमांशी और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी इज द सेम थिंग। ठीक है, फाइटो मीन्स प्लांट्स। व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी? इस वर्ड को पहले समझते हैं। प्लांट आप सब समझते हैं, पेड़। ठीक है, पैथोलॉजी मतलब क्या? पैथोलॉजी मतलब पैथोजन की स्टडी, राइट? स्टडी ऑफ पैथोजन। पैथोजन की स्टडी को हम बोल देंगे पैथोलॉजी। अब प्लांट में पैथोजन समझ नहीं है ये कोई बात कि प्लांट में पैथोजन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। जब प्लांट को डिजीज होती है तो डिजीज कौन कॉज करता है? प्लांट को जब डिजीज होगी तो प्लांट में डिजीज कौन कॉज करेगा? पैथोजन ही तो कॉज करेंगे। पैथोजन, अब पैथोजन मतलब क्या? पैथोजन मीन्स व्हाट? पैथोजन को हम बोल सकते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोल दिया। चलिए, पैथोजन को हमने बोल दिया डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी प्लांट में या एनिमल में डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है, उनको हम बोल देंगे पैथोजन। अब प्लांट में पैथोजन इन्फेक्ट करेगा, अगर प्लांट में पैथोजन जाएगा तो क्या कॉज होगा? प्लांट को क्या होगी? डिजीज होगी। ठीक, क्या होगा? डिजीज होगी। डिजीज अगर प्लांट में हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है? प्लांट पैथोजन के द्वारा। ठीक, अब हमने पैथोजन को कह तो दिया कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि लिविंग ही होंगे। ये पैथोजन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होंगे बायोटिक, या हम इनको बोल सकते हैं पैथोजेनिक। ठीक, दूसरे को हम बोल सकते हैं मीजोबायोटिक। ठीक, थर्ड को हम बोल देंगे एबायोटिक या नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, तीन तरीके के प्लांट पैथोजन को हमने क्लासिफाई कर लिया। एक हो गई बायोटिक पैथोजन, एक हो गए मीजोबायोटिक, एक हो गए एबायोटिक पैथोजन। ठीक है, अब जी जो बायोटिक है, बायोटिक के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? ऑब्वियसली, व्हाट डज बायोटिक मीन्स? बायोटिक मतलब लिविंग, तो इसके अंदर सारे लिविंग पैथोजेंस आएंगे। लिविंग पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगाई, जैसे नीमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, और क्या हो सकते हैं? प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? बायोटिक पैथोजन में। अब मीजोबायोटिक, पहली बात तो मीजोबायोटिक मींस व्हाट? मीजोबायोटिक मतलब ना तो हम इनको बायोटिक क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं, ना एबायोटिक में रख सकते हैं। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो होंगे वायरस। ठीक है, वायरस को हम लिविंग कब बोलते हैं? जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनहैबिट करेगा, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, तब हम उसको बायोटिक में क्लासिफाई करेंगे, है ना। जैसे वायरस, हम लेमन लैंग्वेज में हम देखें तो वायरस को हम बोलते हैं कि जब वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ना तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई ऐसी फीचर्स नहीं है जिसमें हम उसको क्लासिफाई कर सके कि वो लिविंग है ना। तो हम वायरस को क्या बोलते हैं? ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो करता है? जब ये किसी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब ये किसी प्लांट या एनिमल के अंदर जाता है या इनहैबिट करता है या रहता है, तब हम इसको बोलेंगे कि तब वायरस लिविंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम इसको मीजोबायोटिक क्लासिफिकेशन में डालेंगे, वायरस एंड वायरॉइड्स। चलिए, अब हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है एबायोटिक। एबायोटिक को हमने नॉन पैथोजेनिक भी बोला है।
क्यों? भाई हमने बायोटिक को पैथोजेनिक और एबायोटिक को नॉन पैथोजेनिक क्यों कहा है? किस बेसिस पे हमने ये कह दिया कि बायोटिक जो होंगे, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पैथोजेनिक होंगे और जो एबायोटिक होंगे वो नॉन पैथोजेनिक होंगे? क्या जो एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो फिर हमने बायोटिक को ही पैथोजेनिक क्यों बोला और नॉन एबायोटिक को हमने नॉन पैथोजेनिक क्यों बोला? चलिए समझते हैं। जो एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, नीमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, ये सारे कौन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे लिविंग हैं। अब लिविंग है तो लिविंग की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे आर एबल टू मल्टीप्लाई, है ना, एंड रिप्रोड्यूस। इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा और इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। बैक्टीरिया आज अगर एक प्लांट के अंदर गया है या एक बैक्टीरिया प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है या बाहर से कहीं गया है तो विद इन सम टाइम इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगा और ये डिवाइड करेगा। तो ये 1 नंबर से 4 हो गए, ठीक है, ये 1 से 4 हो गया, 4 से 16 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज द कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस, इसीलिए हमने इसे बोला पैथोजेनिक। लेकिन जो एबायोटिक है, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, पीएच हो चुका है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई, और क्या हो सकता है, एक्सेस सनलाइट हो गया, और क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर CO2 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, पीएच हमने देख लिया। एक हो सकता है टॉक्सिसिटी टू पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स पे टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये सारे हैं हमारे नॉन। अब ये सारे हमारे क्या हो गए, एबायोटिक एजेंट्स हो गए, ये सारे नॉन लिविंग एजेंट्स हैं। अब इनके पास ये सब, जैसे बायोटिक थे, बायोटिक लिविंग थे, एबायोटिक को हम बोल देंगे नॉन लिविंग है। अब क्या नॉन लिविंग के पास मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस की कैपेसिटी होती है क्या? नहीं, ना तो ये मल्टीप्लाई कर सकते, ना ये रिप्रोडक्शन कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनको बोला है, एबायोटिक एजेंट्स को हमने किसमें क्लासिफाई किया है, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। समझ आ गया ये क्लासिफिकेशन कि बायोटिक को पैथोजेनिक क्यों और एबायोटिक को नॉन पैथोजेनिक क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गए प्लांट पैथोजन के 3 टाइप्स। आगे बढ़ते हैं। अब समझ, प्लांट पैथोलॉजी चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। टर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम एक एक करके पहले टर्म्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी, ठीक, पैथोजेनिसिटी पहला टर्म है हमारा पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी मींस व्हाट? पैथोजेनिसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, एक पैथोजन की कैपेसिटी जिससे वो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमें कोई डिजीज हो जाती है, सपोज हमें फीवर ही हो गया, ठीक है। अब फीवर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? पैथोजन पे डिपेंड करेगा। पैथोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो शायद हमें फीवर बहुत ज्यादा होगा, या हमारे जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, रादर देन अगर पैथोजन की जो अमाउंट है, उसका कंसंट्रेशन है, उसका नंबर है, अगर वो कम है तो हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हमारा जो फीवर होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो पैथोजेनिसिटी को भी हम ऐसे ही बता सकते हैं कि अ कैपेसिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, एक पैथोजन की कैपेसिटी कि वो कितनी डिजीज कॉज करेगा, वो डिजीज जो है वो कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? पैथोजेनिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो
तो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस को हम बोल सकते हैं अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन द होस्ट। अ चेन ऑफ इवेंट्स that leads to the development of disease in a host. अब चेन ऑफ इवेंट्स बोला है इसमें, चेन ऑफ इवेंट्स होगा जिसके डेवलपमेंट से हमें डिजीज होगी किसी प्लांट में। अब चेन ऑफ इवेंट्स कैसी? मतलब अगर पैथोजन है, सपोज करें एक पैथोजन है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये बैक्टीरिया है, ठीक, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक प्लांट है, ये प्लांट का रूट है, ठीक। अब ये बैक्टीरिया प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक, ये बैक्टीरिया प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा। अब अगर रूट को इन्फेक्ट कर रहा है तो ऐसे तो जाएगा नहीं कि सिर्फ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा और इसमें सिम्टम्स दिखा देगा और इसके अंदर की डिजीज कॉज हो जाएगी। नहीं, स्टेप्स, इवेंट्स होते हैं, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स होता है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सबसे पहले इसके रूट पे जाके अटैचमेंट होगा इसका, ठीक है, अटैचमेंट के बाद इनोकुलेशन होगा, इनोकुलेशन के अंदर ये एस्टैब्लिश होगा जाके प्लांट के अंदर, इसका एस्टैब्लिशमेंट होगा, फिर ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, है ना, फिर जाके डिजीज कॉज होगी। तो ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं, तो इसको हम बोलेंगे चेन ऑफ इवेंट्स। अब इस चेन ऑफ इवेंट्स का सबसे आखिरी स्टेप होगा डिजीज डेवलपमेंट। इसके बाद डिजीज डेवलप होती है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस भी यही होता है, ये सारी चेन ऑफ इवेंट्स जो सबसे लास्ट में क्या कर देगी, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, जिसके बाद डिजीज का डेवलपमेंट होगा, उसी को हम बोलेंगे पैथोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट अपना टर्म है साइन। साइन, व्हाट इज साइन? सिग्नेचर? बिल्कुल नहीं। साइन मतलब the pathogen or its parts or products seen on a host plant, ठीक है। बैक्टीरिया है ये, बैक्टीरिया का कोई पार्ट या बैक्टीरिया या तो पूरा बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का कोई पार्ट जब हमें प्लांट पे दिख जाएगा, ठीक है, प्लांट या प्लांट के कोई प्लांट प्रोडक्ट पे दिख जाएगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये साइन है, ये साइन है डिजीज डेवलपमेंट का, कि इसके अंदर डिजीज हो रखी है या तो होने वाली है या होगी, ठीक है। तो साइन इज अ पैथोजन और इट्स पार्ट्स सीन ऑन अ होस्ट प्लांट, ठीक है। जब हमें होस्ट प्लांट पे जिसमें डिजीज कॉज होनी है, उस होस्ट प्लांट पे अगर हमें कोई बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का कोई पार्ट दिख जाए, नहीं, नॉट एसेंशियली बैक्टीरिया ही होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, नीमेटोड, माइकोप्लाज्मा, अगर उसका या तो वो पूरा दिख जाए या उसका कोई पार्ट दिख जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक साइन है कि अब डिजीज या तो होने वाली है या डिजीज हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होगा सिम्टम। अब सिम्टम, ये वर्ड तो कहीं सुना सुना है, बिल्कुल है। सिम्टम्स जो, जैसे हम आम आदमी की भाषा में बात करें तो हमें कोई डिजीज हो गई, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, हमें कब पता चलता है कि हमें डिजीज हो गई, जब हमारे अंदर, हमारी बॉडी में हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे सपोज हमें क्या हो गया, हमें मलेरिया हो गया, हमें डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, हमें रिकरिंग फीवर हो रहा है, ठीक है, हम दवाई तो खा रहे हैं लेकिन वापस दवाई का जैसे ही असर कम होता है वापस हमें डिजीज, वो फीवर हो जा रहा है, 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद हम डॉक्टर के पास फाइनली जाते हैं, ठीक है।
अब डॉक्टर के पास हम क्यों गए? क्योंकि हमने 3 दिन में हमारे सिम्टम्स देखे, फीवर हो रहा है, फिर दवाई ले रहे हैं तो वापस चला जा रहा है, फिर वापस हो रहा है, तो ये रिकरिंग फीवर होता जा रहा है, वापस आ रहा है, रैशेस हो गए बॉडी पे, अलग अलग हमें सिम्टम्स देखने को मिले, तभी तो हम पता लगा पाए कि हाँ शायद हमारी बॉडी में कुछ अबनॉर्मैलिटी हो गई है, या तो डिजीज हो गई है कोई, इसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। सेम इज विद प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ कि प्लांट को कोई डिजीज हो गई है, इसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम सिम्टम को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अ सेट ऑफ वेरिंग, नहीं, सिम्टम्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल्टरेशंस ऑफ प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, प्लांट्स में कोई ऑल्टरेशंस हो रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑल्टरेशन ऑफ प्लांट्स as a result of disease। ठीक है, इसको हम बोल देंगे सिम्टम। नेक्स्ट हमारा होगा सिंड्रोम। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स जब हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे सिंड्रोम। ठीक है, सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स ठीक है, सिम्टम्स बहुत अलग अलग सारे सिम्टम्स हैं, उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे, उन सबको हम एक साथ बोल सकते हैं सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म होगा वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है? वायरुलेंस को हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी को हमने क्या बोला था कि अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, नहीं, चेन ऑफ इवेंट्स नहीं, कैपेसिटी ऑफ अ होस्ट, कैपेसिटी ऑफ एन पैथोजन टू कॉज अ डिजीज। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है डिजीज को कॉज करने की। तो अब पैथोजेनिसिटी की डिग्री कि कितना ज्यादा वायरुलेंट हो सकता है, कितना ज्यादा कितना कम नॉन वायरुलेंट हो, उसको हम बोलेंगे वायरुलेंस। ठीक है, अ डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी को हम बोलेंगे वायरुलेंस। नेक्स्ट हमारा होगा वायरुलेंट या फिर ए वायरुलेंट। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। वायरुलेंट, वायरुलेंट वो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो कोई एजेंट जिसके अंदर कैपेसिटी है टू कॉज अ डिजीज। ठीक है, वो अगर एक बार प्लांट बॉडी में चला गया तो जैसे बायोटिक एजेंट्स हो गए, बायोटिक एजेंट्स आर वायरुलेंट। अगर वो एक बार प्लांट बॉडी में चले गए तो वो ऑब्वियस है कि डिजीज कॉज करेंगे ही करेंगे। तो वायरुलेंट को हम बोल सकते हैं capable of causing disease। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रांगली पैथोजेनिक होंगे, स्ट्रांगली पैथोजेनिक। अब इसका जस्ट ऑपोजिट देखें तो ए वायरुलेंट, इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है डिजीज कॉज करने की और ये नॉन पैथोजेनिक होंगे। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं नॉन पैथोजेनिक या लैकिंग वायरुलेंस। इनके अंदर वायरुलेंस नहीं होता, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट के अंदर तो चले जाएंगे लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वायरुलेंट, ए वायरुलेंस। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट विद इन अ होस्ट प्लांट। अब होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट के अंदर हमने कह दिया कि पैथोजन चला गया, पैथोजन का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, पैथोजन जा चुका है प्लांट बॉडी में, प्लांट की सपोज रूट में जा चुका है। ठीक है, रूट में जा चुका है। अब इस रूट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स होगा अंदर,
ठीक है, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकल होंगे, वैस्कुलर बंडल होंगे। अब जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी कोई एजेंट है, बायोटिक एजेंट है, नॉन बायोटिक एजेंट है, वो कहाँ जा चुका है? अब इसके कॉर्टेक्स पोर्शन में गया है, कॉर्टेक्स में जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है अपना। ठीक है, कॉर्टेक्स में जाके अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे कि इसने एस्टैब्लिशमेंट कर लिया प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इन्फेक्शन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट विद इन अ होस्ट प्लांट। ठीक है, ये होता है इन्फेक्शन। अब एक होता है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन ये क्या होता है? Latent infection is where a host is infected with a pathogen but does not show any symptoms. कि अब जो होस्ट है, प्लांट है, वो इन्फेक्ट तो हो चुका है, उसके अंदर इन्फेक्शन तो हो गया है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट तो हो चुका है पैरासाइट का, पैथोजन का, लेकिन अभी उसने सिम्टम्स दिखाने शो नहीं किए। ठीक है, तो उस कंडीशन को या उस स्टेज को हम बोलेंगे लेटेंट इन्फेक्शन, कि उसके अंदर इन्फेक्शन तो है लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि उसने कोई अब तक सिम्टम्स शो नहीं किए। तो उस स्टेज को हम बोल देते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन को हम लिख सकते हैं where the host is infected with a pathogen but does not show any symptoms. ठीक, नेक्स्ट हमारा टर्म है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ पैथोजन which can spread or transfer from a diseased to a healthy plant. जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक होता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। जैसे आपको खांसी हो रही है, आपको खांसी हो रही है, आप खांस रहे हो, आप जब खांसते हो अगर आप अपना माउथ कवर्ड नहीं करते तो आपके जो सलाइवा पार्टिकल्स हैं वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और जो आपके नियर विसिनिटी में जो आदमी बैठा है या कोई बैठा है उसको होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कफ जब कोई कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि कवर योर माउथ। व्हाई शुड वी कवर आवर माउथ? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक हेल्दी, जो कि एक इन्फेक्टेड ह्यूमन है। सपोज ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, इसके जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो जो हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है कि जो डिजीज्ड प्लांट, डिजीज्ड ह्यूमन में से किसी हेल्दी ह्यूमन को हो जाए। ठीक है, थ्रू ऐसे एयर से या वाटर से हम चीजें यूज कर रहे हैं उसकी, कोई डिजीज्ड ह्यूमन की अगर हमने, हेल्दी इंसान ने कोई यूज कर लिया, हेल्दी ह्यूमन ने यूज कर ली, तो उसको भी वही सेम डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। ये तो ह्यूमंस के टर्म में। अगर हम प्लांट्स के टर्म में देखें तो एक हेल्थ डिजीज्ड प्लांट है, ठीक, इसको कोई डिजीज है, अब इसके साथ में जरूरी है, फॉरेस्ट है सपोज, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है, ये है डिजीज्ड प्लांट। अब इसके आसपास और भी प्लांट्स होंगे जो कि हेल्दी है, लेकिन ये डिजीज्ड रूट्स है ये। ठीक, अब ये डिजीज्ड प्लांट भी हेल्दी प्लांट को भी डिजीज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर पैथोजन तो प्रेजेंट है, तो ये अपने जो साइड वाले प्लांट्स होते हैं इनको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, इनको भी डिजीज कर देंगे। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, इन्फेक्शियस डिजीज हो गया कि इस प्लांट से दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया, दूसरे प्लांट को भी डिजीज हो गया। तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे, उसको बोल देंगे कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है।
जब एक डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट को भी एजेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे सिर्फ बायोटिक एजेंट्स ही होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स ट्रांसफर नहीं होते। तो बायोटिक एजेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। अ डिजीज that is caused by a pathogen which can spread or transfer from a diseased to a healthy plant, ठीक, उसको हम बोल देंगे इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखा जाए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पहली बात तो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू कॉज होती है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज बायोटिक एजेंट्स के थ्रू कॉज हुई थी, ऐसे ही नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू कॉज होती है। तो अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एन एबायोटिक एजेंट दैट इज बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब एबायोटिक एजेंट्स कौन होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर बता दिया था, लाइट बता दिया था, सनलाइट बता दिया था, टॉक्सिसिटी टू पेस्टिसाइड्स बता दिया था, पीएच बता दिया था, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू जब ये डिजीज कॉज हो रही होती है एंड नॉट बाय अ पैथोजन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिजीज ट्रायंगल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज ट्रायंगल क्या होता है। आपको क्या समझ आ रहा है इस टर्म से कि डिजीज ट्रायंगल क्या हो सकता है? ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियस है ट्रायंगल प्रेजेंट होगा। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो एक डिजीज कॉज करने के लिए, प्लांट में डिजीज कॉज करने के लिए भी हमें 3 फैक्टर्स जरूरी होते हैं। वो 3 फैक्टर्स कौन से? एक होगा पैथोजन, ठीक है, एक होगा इन्वायरमेंट और तीसरा होगा होस्ट, ठीक है। पैथोजन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि डिजीज कैसे होगी किसी प्लांट में? अगर उसको कोई इन्फेक्ट करने वाला ही ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो उसको डिजीज कैसे होगी? तो इसीलिए पैथोजन की प्रेजेंस जरूरी है। अब पैथोजन को सरवाइव करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो पैथोजन के पास अगर वो इन्वायरमेंट ही प्रेजेंट नहीं होगा, वो सूटेबल इन्वायरमेंट ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो पैथोजन सरवाइव कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो पैथोजन को सरवाइव करने के लिए एक इन्वायरमेंट भी चाहिए, तो इन्वायरमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। तीसरा है होस्ट। अब डिजीज किस में हो रही है? प्लांट में हो रही है। तो जो प्लांट जिसमें डिजीज हो रही है ना, जो ससेप्टेबल है, जिसके अंदर डिजीज कॉज कर रहा है एक पैथोजन, उसको हम बोलेंगे होस्ट प्लांट, ठीक है। जिसके अंदर डिजीज हो रही है उसको हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। तो ये तीनों फैक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है एक प्लांट को डिजीज, अगर किसी प्लांट को डिजीज करनी है तो उस एस्पेक्ट में हमें तीनों चीज प्रेजेंट होनी जरूरी है, तीनों एजेंट्स प्रेजेंट होने जरूरी है। एक है पैथोजन, दूसरा है एनवायरमेंट और तीसरा है होस्ट, ठीक है। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस में डिजीज होगी और कौन सी कंडीशंस में डिजीज नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं जिसमें, चलिए, पैथोजन होगा, इन्वायरमेंट होगा और होस्ट होगा, और हम देखेंगे कि इसमें डिजीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन है जिसमें पैथोजन तो प्रेजेंट है लेकिन उसके पास पैथोजन के सरवाइव करने के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं है, और पैथोजन जहां पे मल्टीप्लाई करेगा, जहां पे डिवाइड करेगा, होस्ट भी नहीं है। पैथोजन जिसको डिजीज करना चाहता है वो होस्ट भी प्रेजेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, तो इस कंडीशन में डिजीज होगी जहां पे सिर्फ पैथोजन प्रेजेंट है, मतलब एक इन्वायरमेंट में सिर्फ या तो बैक्टीरिया है या कोई भी जो पैथोजन है, बायोटिक एबायोटिक, जो भी पैथोजन डिजीज कॉज करने वाला होगा, सिर्फ वो पैथोजन की प्रेजेंस, ना तो इन्वायरमेंट है ना होस्ट है। तो आपको क्या लगता है, तो इस कंडीशन में डिजीज होगी?
बिल्कुल नहीं होगी। इस कंडीशन में नो डिजीज विल अकर। ठीक है, दूसरी कंडीशन है जिसमें पैथोजन तो नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट है और होस्ट भी नहीं है। पैथोजन तो नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट है। सिर्फ इन्वायरमेंट का क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो उसके पास पैथोजन है ना होस्ट है, तो आपको क्या लगता है डिजीज होगी इस कंडीशन में? बिल्कुल नहीं। अब है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में ना तो पैथोजन है ना इन्वायरमेंट है, सिर्फ होस्ट। सिर्फ प्लांट के अकेले होने से, सिर्फ प्लांट की प्रेजेंस होने से क्या उसमें डिजीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब चौथी कंडीशन ये है, इसमें पैथोजन भी है, इसमें इन्वायरमेंट भी है, लेकिन इसमें होस्ट नहीं है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि इस कंडीशन में डिजीज होगी? होस्ट ही नहीं है, जिसमें पैथोजन को इन्फेक्ट करना है, जिसमें पैथोजन को डिजीज करनी है, वो एजेंट ही प्रेजेंट नहीं है, होस्ट, तो डिजीज कहां से होगी? नहीं होगी। फिफ्थ कंडीशन ये है, फिफ्थ कंडीशन देखी जाए तो इसमें पैथोजन भी है, इसमें इन्वायरमेंट भी है और इसमें होस्ट भी है, तो इस कंडीशन में डिजीज बिल्कुल होगी। यस, इस कंडीशन में डिजीज होगी ही होगी। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी है कि ना उसमें ना तो पैथोजन है ना इन्वायरमेंट है ना होस्ट है, तो इस कंडीशन में भी डिजीज नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इस चीज से हमें क्या समझ आया, डिजीज ट्रायंगल से हमें क्या समझ आता है कि एक प्लांट को अगर हमें डिजीज करनी है या फिर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिजीज होनी है, तो उसके लिए हमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टू कॉज अ डिजीज। एक डिजीज कॉज करने के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ सूटेबल इन्वायरमेंट, एक सूटेबल इन्वायरमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ होस्ट, होस्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर डिजीज होनी है। ठीक है, तो टू कॉज अ डिजीज ये तीनों चीज प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज प्रेजेंट होगी तब एक जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ अब डिजीज डेवलपमेंट हो सकता है, अब एक प्लांट में डिजीज होने की संभावना है। ठीक है, तो ये था डिजीज ट्रायंगल। नेक्स्ट अगर देखें, एक होता है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल सुना हुआ होगा, सुना हुआ है? चलिए, नहीं सुना तो मैं आपको समझाती हूँ कि डिजीज साइकिल क्या होती है। जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज इन एवरी इन्फेक्शियस डिजीज अ सीरीज ऑफ मोर और लेस डिस्टिंक्ट इवेंट अकर्स, ठीक है, इन सक्सेशन विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। अब देखिए, डिजीज साइकिल के बारे में बात हो रही है तो दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर आ जाती होगी, है ना, कि साइकिल है तो मतलब चेन ऑफ इवेंट्स होंगे, चेन ऑफ इवेंट्स होंगे। चेन ऑफ इवेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि एक के बाद एक के बाद अलग अलग स्टेप्स होंगी एंड फाइनली होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजीज, उसके बाद सबसे लास्ट में होगा अकरेंस ऑफ डिजीज। तो अब ये चेन ऑफ इवेंट्स जो कि एक के बाद एक दूसरे इवेंट को लीड करेगी, इसको हम बोलेंगे डिजीज साइकिल। ठीक है, डिजीज साइकिल को हम क्या बोलेंगे? इन एवरी इन्फेक्शियस, याद रखना इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस में नहीं, इन्फेक्शियस। इन एवरी इन्फेक्शियस डिजीज अ सीरीज ऑफ distinct event, a series of distinct events occur in succession which leads to development of the disease। ठीक है, डिजीज में अलग अलग डिस्टिंक्ट इवेंट्स होंगे, ठीक है, इन अकर्स इन सक्सेशन व्हिच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। एक के बाद एक सक्सेशन का मतलब क्या होगा कि पहले कोई चेन ऑफ इवेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे एक साइकिल क्रिएट होगी।
ठीक है, और इस साइकिल को हम बोलेंगे डिजीज साइकिल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं चेन ऑफ इवेंट्स, ये भी बोल सकते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स इज नोन एज डिजीज साइकिल। चेन ऑफ इवेंट्स को भी तो हम डिजीज साइकिल बोल सकते हैं, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे डिजीज साइकिल। ठीक है, अब चलिए, अब हमने सारी चीजें पढ़ी कि हमने डिजीज ट्रायंगल पढ़ लिया, हमने डिजीज साइकिल पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि डिजीज साइकिल तो हमने पढ़ ली, ठीक है, हमने बात करी यहाँ पे चेन ऑफ इवेंट्स की। तो कौन से चेन ऑफ इवेंट्स, ये तो समझाए कोई कि चेन ऑफ इवेंट्स क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी कि अगर प्लांट जो हमारा पैथोजन है उसको प्लांट को इन्फेक्ट तो करना है, लेकिन वो इन्फेक्ट कैसे करेगा, क्या क्या प्रोसेस होती है कि वो कैसे जाएगा प्लांट के अंदर, उसको अगर पेनिट्रेट करना है तो वो कैसे करेगा, उसको अंदर जाना है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट करनी है, अपना रिप्रोडक्शन करना है, तो वो क्या इवेंट होंगे। ठीक है, उन सारे इवेंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब डिजीज साइकिल इवेंट्स या इवेंट्स इन डिजीज साइकिल। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स होंगे। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से इवेंट्स होंगे, फिर हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है इनोक्यूलेशन, दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन, तीसरा स्टेप होगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन, फोर्थ है कोलोनाइजेशन या फिर हम इसे इन्वेजन भी बोल सकते हैं, फिफ्थ है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, सिक्स्थ है डिसएमिनेशन ऑफ पैथोजन या फिर पैथोजन का स्प्रेड होना, डिसएमिनेशन मतलब स्प्रेड होना। और सेवेंथ इज सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। अब होस्ट नहीं भी है तो भी पैथोजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरवाइव करेगा। ठीक है, अब ये हैं सारे चेन ऑफ इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, ये हैं सारे इवेंट्स एक डिजीज साइकिल के। सबसे पहले होगा इनोकुलेशन, फिर होगा पेनिट्रेशन, फिर होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन, फिर होगा कोलोनाइजेशन, फिर होगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, फिर होगा डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन एंड द लास्ट वन इज सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे इवेंट्स। अब सबसे पहले समझते हैं इनोकुलेशन क्या होता है। इनोकुलेशन मीन्स टू ब्रिंग अ पैथोजन इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट प्लांट। ठीक है, अभी सपोज सॉइल है, ये हमारा प्लांट है, प्लांट की रूट्स है, रूट्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, सॉइल के कॉन्टैक्ट में रूट्स होती है, सॉइल है। अब सॉइल में आ गया है हमारा पैथोजन, ठीक है, ये पैथोजन है। अब टू ब्रिंग अ पैथोजन इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट प्लांट, अब ये होस्ट प्लांट के कॉन्टैक्ट में भी तो आएगा, कैसे आएगा कॉन्टैक्ट में, अपने आप भी आ सकता है या फिर प्लांट को कोई इंजरी हो सकती है, कोई वुंडिंग हो सकती है, कहीं कट लग सकता है जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये सब्सटेंस किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये पैथोजन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब पैथोजन को अट्रैक्ट करेंगे तो पैथोजन को सेंस होगा कि हाँ भाई यहाँ इस पेड़ को चोट लग चुकी है, अब हम यहाँ से जाके अपना इन्फेक्शन शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ से जाके पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई ओपनिंग मिल चुकी है प्लांट में से जिसके थ्रू हम अंदर जा सकते हैं या प्लांट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनोकुलेशन। ये पहला कि ये कॉन्टैक्ट फर्स्ट इनकाउंटर या पहली इनकाउंटर होगी पैथोजन की विद प्लांट। ठीक है, कि प्लांट में फर्स्ट टाइम अब अंदर जा रहा है, कॉन्टैक्ट हुआ है, चलो अंदर नहीं जाना, कॉन्टैक्ट हुआ है, अभी तो सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ है रूट्स का, किसके थ्रू, किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है, या कोई भी पैथोजन से। अब इस कॉन्टैक्ट को हम बोलेंगे इनोकुलेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा पेनिट्रेशन। रूट है, रूट की अगर हम
ये हमारा एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस या एपिग्लेमा। ठीक, फिर प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स की सेल्स। ठीक है, और एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगी, फिर अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, पेनिट्रेशन में क्या होगा कि कांटेक्ट तो हो चुका है पैथोजन का रूट से या फिर कोई भी पार्ट से। ठीक है, हम इस कंडीशन में डिस्कस कर रहे हैं रूट की। ठीक है, तो रूट से इनिशियल कांटेक्ट तो आ चुका है। अब यहाँ पे ये इसने कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया इस पैथोजन में। ये क्या है, पैथोजन, और ये है होस्ट का एक पार्ट। ठीक है, अब पैथोजन ने कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया। अब इसको कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने से ही थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, अब इसको इसके अंदर भी तो जाना है, इसको अंदर पेनिट्रेट भी तो करना है। तो अब ये अंदर पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, इनिशियल इन्वेजन ऑफ अ होस्ट बाय अ पैथोजन, इनिशियल इन्वेजन होगा किसके अंदर, होस्ट के अंदर। किसका इन्वेजन होगा, पैथोजन का। तो पैथोजन का अब इसमें हुआ है इन्वेजन, है ना, इन्वेजन हुआ है, पैथोजन अब अंदर गया है। ये था पेनिट्रेशन हो गया। अब है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन, कि अब ये इसके अंदर चला तो गया। ठीक है, अब एस्टैब्लिश होना भी तो जरूरी है। आपको क्या लगता है कि डिजीज कॉज करना इतना आसान होता है कि कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होगा प्लांट का, कि प्लांट इतना ससेप्टेबल होता है क्या डिजीज के लिए? नहीं, प्लांट की बहुत सारी डिफेंस सिस्टम होती है। प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है, सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है, अलग अलग डिफेंस की लेयर होती है। जैसे अपने बॉडी में स्किन अपना प्राइमरी बैरियर है, तो अब यहाँ पे कोई भी अगर पैथोजन आएगा तो वो हमें एंटर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के अंदर भी आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है, वो किसकी तरह काम करती है? बैरियर की जैसे तो काम कर रही है, ऐसे ही इसका डिफेंस है। अब ये तो एक्सटर्नल डिफेंस है, इंटरनल डिफेंस भी तो होगा। तो अब वो सारे डिफेंसेस को क्लियर करते हुए, वो सारे डिफेंसेस को तोड़ते हुए ये अंदर जाता है। कौन तोड़ते हुए अंदर जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, वो सारे डिफेंस सिस्टम को इनएक्टिवेट करेगा, सब कुछ करेगा और फिर अंदर चला जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन, की अब इस्टेब्लिश होगा इन्फेक्शन। ठीक है, अगर इस स्टेज पे कि प्लांट का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो क्या ये जो पैथोजन है वो एंट्री कर पाता, वो पेनिट्रेट कर पाता? पेनिट्रेट अगर सपोज उसने कर भी लिया तो क्या वो एस्टैब्लिश कर पाता अपनी इन्फेक्शन को? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्लांट के इसको डिफेंस को खत्म करते हुए, डिफेंस को इनएक्टिवेट करते हुए ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अब प्लांट के अंदर जा चुका है। ठीक है, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आ गया। ये तो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन। अब फोर्थ होता है कोलोनाइजेशन, अपनी कॉलोनी भी तो बनाएगा ये। ठीक है, प्लांट के अंदर आ गया। ठीक है, प्लांट के अंदर आ चुका है, रूट के अंदर आ चुका है। ये हमने देखी थी कॉर्टेक्स की सेल्स है। ठीक है, कॉर्टेक्स की सपोज हमने एक सेल देखी, कॉर्टेक्स का एक सेल देखा। इस कॉर्टेक्स की सेल में हमने देखा कि बैक्टीरिया आ चुका है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया आ चुका है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। इसने जो भी डिफेंस सिस्टम था सबको इनएक्टिवेट करके, सबको न्यूट्रलाइज करके अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है। अब कोलोनाइजेशन करेगा। कोलोनाइजेशन उसको हम इन्वेजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये और अंदर आएगा प्लांट्स के, कॉर्टेक्स में आ गया। कॉर्टेक्स की भी अलग अलग लेयर होती है। ठीक है, प्लांट की एक सेल की अलग अलग लेयर्स होती हैं, लेयर्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, इन्वेड करेगा ये प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इन्वेड करने के बाद प्लांट में क्या करेगा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब एक बैक्टीरिया तो आया नहीं होगा, आपको क्या लगता है कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आए हो? सिर्फ एक बैक्टीरिया आया हो? नहीं, बहुत सारे आए होंगे कॉलोनी में। ठीक है, अब वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रोथ करेंगे। उनको एनर्जी पहली बात तो कहां से मिल रही है? प्लांट है, प्लांट का जो स्टोर्ड फूड है, जो प्लांट में रिजर्व मटेरियल है, यहीं से इनको खाना मिल रहा है, यहीं से इनको एटीपी मिल रही है। ठीक है, अब ये इनका कोई काम नहीं है, अब इनको सिर्फ ग्रोथ करना है, रिप्रोडक्शन करना है, ग्रोथ करना है, रिप्रोडक्शन करना है और अपनी नंबर इंक्रीज करना है। ठीक, अब
कॉर्टेक्स की सेल्स में, जहां ये एक तक सीमित था, अब ये फैलेंगे, स्प्रेड होगा। स्प्रेड हो रहा है तो हम इसको ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया, अब है डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन। स्प्रेड होगा सिर्फ कॉर्टेक्स में ही नहीं, एंडोडर्मिस में भी आएगा, पेरिसाइकल में भी आएगा, वैस्कुलर बंडल में भी जाएगा, जाइलम फ्लोएम में भी जाएगा। ठीक है, अब ये प्लांट में डिसेमिनेट हो गया है, स्प्रेड हो गया है। ठीक है, अब सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। अब अगर इसमें क्या होगा कि देखो, जो पैथोजन है, पैथोजन यहाँ की सेल्स को अब मारना स्टार्ट करेगी। जो कॉर्टेक्स की सेल है अभी तक लिविंग थी, अब सब डेड होने स्टार्ट होंगे। यहाँ की जो सेल्स हैं इन सबको मारना स्टार्ट करेगी और पैथोजन इन डेड सेल्स में रहना स्टार्ट करेंगे। मतलब इन एब्सेंस ऑफ होस्ट भी वो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ होस्ट भी उनका सर्वाइवल हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। ठीक है, ये तो थी साइकिल ऑफ इवेंट्स। ये सारी डिजीज साइकिल के सारे इवेंट्स थे, इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट, कोलोनाइजेशन। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, अब प्लांट्स में क्या विजिबल होने स्टार्ट होते हैं? सिम्टम्स। अब देखने को मिलेगा कि हाँ, अब प्लांट में कोई डिजीज हो चुकी है, अब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अब सिंड्रोम देखने को मिलेगा, अब साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था अपना डिजीज इवेंट, डिजीज साइकिल इवेंट्स के बारे में। डिजीज साइकिल हो गई, हमने डिजीज पढ़ा, पैथोजन पढ़ा, पैथोजन के टाइप्स पढ़े, अलग अलग टर्म्स पढ़ी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिफेंस सिस्टम, अभी जो हमने बोला कि प्लांट का डिफेंस होता है, तो प्लांट के डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि और पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ अटैक एंड डिफेंस, की प्लांट जो पैथोजन है वो अटैक कैसे करता है, और प्लांट जब पैथोजन कोई अटैक कर रहा होता है तो प्लांट का डिफेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट का डिफेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।